हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने चर्चा की थी कोश यानी कि डिक्शनरी किसे कहते हैं, डिक्शनरी की परिभाषा, ये कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही हमने भाषा कोश के अंतर्गत आने वाले कुछ कोशों पर भी जाना था। उसके साथ ही हमने एक आदर्श कोश किसे कहते हैं इस पर संक्षिप्त में चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम कोश के बारे में, डिक्शनरी के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हुए कोश निर्माण की विधि पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की कुछ विशेषताओं पर हम आज के अध्याय में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय कोश निर्माण की विधि और हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। सबसे पहले चर्चा करते हैं कोश निर्माण की विधि। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के कोश होने के कारण उनके निर्माण की विधि प्रत्येक के अनुसार अलग अलग होती है। आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि डिक्शनरी बहुत प्रकार की होती हैं, हर सब्जेक्ट की, हर विषय की होती है। किसी भी तरह की जो डिक्शनरी होती है, जिस तरह की वह होती है, उसी के अनुसार उसके निर्माण की विधि भी होती है। कोश निर्माण हेतु कुछ तथ्यों की आवश्यकता हमें जरूरी होती है, जो कि इस प्रकार से हैं: शब्द संग्रह, शुद्ध वर्तनी, शब्द निर्माण, शब्द क्रम, व्याकरणिक रूपों का उल्लेख, उच्चारण संबंधी संकेत, व्युत्पत्ति का उल्लेख, शब्द का अर्थ, प्रयोग। ये सब हम कोई भी जब डिक्शनरी या कोई भी शब्दकोश बनता है तो इन सब की आवश्यकता उसके लिए जरूर पड़ती है। अब हम इन पर संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। शब्द संग्रह क्या होता है? जब भी कोई हमें कोश बनाना होता है, उसके लिए हमें उससे संबंधित शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सर्वप्रथम कोश निर्माण के लिए शब्दों का संग्रहण की आवश्यकता होती है। ऐसे शब्द जो प्राचीन भाषा साहित्य में विद्यमान है, किंतु वर्तमान समय में जीवित भाषा में उनका कोई प्रयोग नहीं होता, प्राचीन भाषा कोश के लिए उन्हें अलग से संग्रहित कर लिया जाता है। उन शब्दों की प्रामाणिकता के लिए प्रमाणिक ग्रंथों के संदर्भ देना आवश्यक है। और जो अब ये जीवित भाषा कोश है, जीवित भाषा कोश के लिए तात्कालिक परिवेश में उस भाषा के साहित्य में उन्हें संकलित किया जा सकता है। और साथ ही साथ कोश निर्माणकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके शब्द संग्रह के दौरान उस भाषा का ऐसा कोई भी शब्द ना छूटने पाए जिससे उस भाषा के प्रयोग की जो शब्दावली है वह अपूर्ण रह जाए। तो दोस्तों, यह तो हुआ शब्द संग्रह। अब हम चलते हैं शुद्ध वर्तनी, यानी कि आप सभी जानते हैं कि कोश एक प्रमाणिक ग्रंथ होता है। साहित्यिक पाठक किसी शब्द विशेष की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए ही कोश का सहारा लेता है। इसलिए कोशकार को शब्दों के संग्रह के साथ साथ उनकी वर्तनी को भी सही रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। यदि अशुद्ध वर्तनी प्रयोग की तो कोश जो है, डिक्शनरी, वो सही नहीं बनेगी। अशुद्ध वर्तनी से संबंधित शब्द को ही लोग फिर प्रमाणित मानकर उसका प्रयोग आरंभ कर देंगे। कोशकार यह भी प्रयास करे कि शब्द की वर्तनी संबंधी एक रूपता बनी रहे और प्राचीन वर्तनी को ही प्रयोग में लाया जाए। शब्द निर्माण, कई बार कोशकार के सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि ध्वनि और रूप की दृष्टि से समान शब्दों के जिनके अर्थ भाषाई दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें किस प्रकार कोश में स्थान दिया जाए। अब जैसे एक आम शब्द है, हिंदी और अरबी तीनों भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है और भाषा की दृष्टि से इनके अर्थ भी अनपका, रसाल और साधारण होते हैं। ऐसे में कोशकार एक ही शब्द के अंतर्गत उनके पर्याय के रूप में अर्थों को स्वीकार ना करते हुए अलग अलग 3 बार इनकी भाषा को अंकित करते हुए इसका अर्थ उसमें अपने कोश में देगा। शब्द क्रम, विभिन्न विषयों के आधार पर बनाए गए कोशों के शब्दों का क्रम भी भिन्न होता है। शब्दकोश मुख्यतः आकार आदि वर्णानुक्रम में ही तैयार किए जाते हैं, जिससे पाठक को शब्द को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती और यही विधि सरल और उपयोगी भी होती है। इसके अतिरिक्त अक्षर, विषय, सुर तथा व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी शब्द क्रम निर्धारित किए जा सकते हैं। अक्षर क्रम में पहले एक अक्षरीय, फिर 2, 3, 4, 5 आदि क्रम का
निर्धारण होता है। विषय क्रम में प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित कर उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्रोतों के शब्द एक स्थान पर, फिर कला के एक स्थान पर, दर्शन के एक स्थान पर, साहित्य के एक स्थान पर, इस प्रकार अलग अलग उनको अंकित किया जाता है। सुर प्रधान भाषाओं में सुरों को ही क्रम का आधार बनाया जाता है और शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से व्युत्पत्ति क्रम को स्वीकार किया जाता है। दोस्तों अगला है व्याकरणिक रूपों का उल्लेख। कोश के अंतर्गत प्रत्येक शब्द के व्याकरणिक रूप का भी उल्लेख होना चाहिए, जिससे पाठक को उस शब्द का व्याकरणिक ज्ञान प्राप्त हो सके कि वह संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय। कई बार क्या होता है कि शब्द का उचित लिंग लोगों को ज्ञात नहीं होता और वे फिर उस शब्द का गलत प्रयोग करते हैं। अब आप उदाहरण के तौर पर देखिए, आत्मा एक पुल्लिंग शब्द है, किंतु कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलने जाती है, और ऐसे में क्या होता है कि वाक्य में वो आत्मा को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। यह गलत है। उच्चारण संबंधी संकेत, प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित उच्चारण होता है, किंतु अधिकतर व्यक्ति उस शब्द का उच्चारण का प्रयोग अक्सर गलत करते हैं। इसलिए कोश में प्रत्येक शब्द के उच्चारण संबंधी संकेत भी होने आवश्यक है। सामान्यतः अंग्रेजी के कोशों में इसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए, नितांत आवश्यक है, क्योंकि जहां शब्द के लेखन और उच्चारण में यहाँ पर स्पष्ट भेद दिखाई देता है। अब BUT बट होता है और PUT पुट, इसमें अंग्रेजी में इस तरह से बहुत से शब्द है। और इसी प्रकार देखिए NATIONAL नेशनल है, और LIEUTENANT को हम लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसे बहुत कम है, किंतु फिर भी सही उच्चारण संकेत होने से उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। व्युत्पत्ति का उल्लेख, शब्दों के सही ज्ञान के लिए उस शब्द की व्युत्पत्ति का उल्लेख भी कोशकार को कोश के अंतर्गत करना चाहिए। शब्द किस भाषा, धातु और किस उपसर्ग या प्रत्यय से बनना है, यह बताने से शब्द के संबंध में उसके प्रयोगकर्ता को उसका जो सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी और उसे उस शब्द का सही अर्थ पता चल जाएगा। प्रयोग, शब्द के विषयक में स्पष्ट जानकारी करने के लिए अप्रचलित अथवा प्रचलित शब्दों के प्रयोग का संदर्भ भी कोश में दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रयोग उदाहरण हमेशा सुप्रसिद्ध लेखकों के लेने चाहिए, जिससे फिर उसकी जो प्रामाणिकता है उसमें कोई भी संदेह नहीं रहेगा। एक शब्द के विभिन्न प्रयोगों के लिए उनका काल क्रमानुसार स्वरूप उद्घाटित करना चाहिए। चलिए दोस्तों, यह तो हुई कोश निर्माण की विधि। अब हम जानते हैं हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की कुछ विशेषताओं के बारे में। भाषा कोश के अंतर्गत द्विभाषी शब्दकोशों में अंग्रेजी हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी शब्दकोशों का प्रचलन अधिक रहा है। इस कोश में हिंदी शब्दों के अंग्रेजी के प्रतिरूप, समशब्द, पर्याय और अर्थ दिए जाते हैं, इसलिए इसमें प्रविष्टियां भी हिंदी के वर्ण क्रमानुसार दी जाती हैं। अब हम जानते हैं हिंदी अंग्रेजी कोश की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता है, शब्द के तुरंत बाद उस शब्द का उच्चारण दिया जाता है। उच्चारण में उसका वास्तविक ध्वन्यात्मक उच्चारण देने का ही प्रयास किया जाता है। हिंदी के विभिन्न शब्दों का उच्चारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, किंतु जब हम ये कोश बनता है तो उसमें दिल्ली के शिक्षित समाज द्वारा किए जाने वाले उच्चारण को ही आधार बनाया जाता है और उन शब्दों के दो उच्चारण भी दिए गए हैं जिन्हें देना अनिवार्य समझा जाता है। शब्दों की व्याकरणिक कोटियों का भी संकेत इसमें दिया गया है। शब्दों के लिंग निर्धारण में पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में प्रचलित एवं व्याकरणिक दृष्टि से मान्य लिंग को दिया गया है। साथ ही साथ कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रचलित है, तो उनके आगे भी दोनों का संकेत दिया गया है। जो शब्द एक से अधिक व्याकरणिक कोटि में आते हैं उसके आगे दोनों का संकेत दिया गया है। जैसे कि जो गैर है, इसमें NM and A, NM का मतलब है पुल्लिंग और A का है विशेषण।
तो इनका दोनों का प्रयोग इसमें किया गया है। इनके आगे कोष्ठक में एनएम और पुल्लिंग अथवा ए अर्थात विशेषण दोनों लिए गए हैं। हिंदी शब्दों के अंग्रेजी प्रतिशब्द देते समय पर्यायों या प्रतिशब्दों का ढेर लगाने के स्थान पर जो उस समय प्रचलित शब्द है केवल उन्हीं को लिया गया है और जो अर्थ प्रचलित नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस कोश में हिंदी की समस्त वर्तमान प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को ही लिया गया है, जिससे सामान्य एवं साहित्यिक शब्दों के साथ साथ सामान्यतः प्रचलित तकनीकी एवं अर्ध तकनीकी शब्दों को भी लिया गया है। दोस्तों, कुछ फल, शब्द, सब्जी, पेड़ पौधों के संबंधित शब्दों के वैज्ञानिक नामों को भी इसमें दिया गया है, जैसे कि कचरी है, उसका है कुकरीस, मद्रास और पैटमस। जिन शब्दों में मुहावरे, लोकोक्तियां या लोक प्रचलित अभिव्यक्तियां आरंभ होती हैं उन्हें भी उस शब्द के साथ दिया गया है। अब जैसे कच्चा शब्द है, उसमें कच्ची उम्र, कच्ची जबान आदि यह सब दिया होता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि कोश निर्माण की विधि और हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की कुछ विशेषताओं पे हमने चर्चा की। आगे भी इसी श्रृंखला को हम जारी रखेंगे और कोश के बारे में और भी विस्तार पूर्वक जानेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।